दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा सिखाने वाली ये कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इंटेलिजेंट एडवाइस। दोस्तों, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। तो क्या अर्थ हुआ? द इंटेलिजेंट एडवाइस मतलब कि बुद्धिमान सलाह, या कह सकते हैं बुद्धिमानी वाली सलाह। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे बिल्कुल नोट ज़रूर करें। उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन आ रिवर बैंक देयर वंस लिव्ड आ फ्लॉक ऑफ स्वान्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड, LIVED, लिव्ड ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन आ रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। एक नदी, ऑन ए रिवर बैंक मतलब कि नदी के किनारे पर। देयर वंस लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ स्वान्स। दोस्तों, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड और स्वान का मतलब हंस। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि एक बार एक नदी के किनारे पर हंसों का झुंड रहता था। फ्लॉक ऑफ स्वान्स मतलब हंसों का झुंड रहता था। दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर यह चीज़ भी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसे नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर हैप्पी, वह खुश थे। विद देयर लाइफ, देयर मतलब उनकी अपने जीवन से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ मतलब वे अपने जीवन से खुश थे। दे लिव्ड इन देयर नेस्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग टॉल बनियान ट्री दैट वॉज बाय द रिवर। क्या अर्थ हुआ? और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे मतलब कि वे, और दे यहाँ क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक हंसों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का प्रयोग किया गया जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे लिव्ड इन देयर नेस्ट मतलब वो अपने नेस्ट, मतलब नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, वो अपने घोंसलों में रहते थे। ऑन ए स्ट्रॉन्ग एक मजबूत लंबे बरगद के पेड़ पर, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। दैट वॉज बाय द रिवर जो कि नदी के किनारे पर था। चलिए आगे देखिए। वन डे द ओल्डेस्ट स्वान ऑफ द फ्लॉक कॉल्ड द स्वान्स एंड सेड। क्या अर्थ हुआ? ओल्डेस्ट। दोस्तों, ये ओल्ड की ओल्ड का मतलब बूढ़ा या पुराना, और ये ओल्ड की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट का मतलब हो गया सबसे बूढ़ा। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन द ओल्डेस्ट स्वान ऑफ द फ्लॉक मतलब जो झुंड का जो सबसे बूढ़ा हंस था। कॉल्ड द स्वान्स उसने हंसों को बुलाया। एंड सेड और कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, I have noticed a vine growing near the root of our banyan tree। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। वाइन का मतलब बेल होता है, जो अंगूर की बेल होती है उसे वाइन कहा जाता है।
स्पेलिंग है VINE। तो उसने क्या कहा फ्रेंड्स दोस्तों, आई हैव नोटिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नोटिस का अर्थ होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। तो उसने क्या कहा दोस्तों, आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है, अ वाइन, एक अंगूर की बेल, ग्रोइंग, उगते हुए, नियर द रूट, जड़ पर, नियर द रूट मतलब जड़ के पास, ऑफ आर बनियान ट्री, हमारे बरगद के पेड़ पर। तो उसने क्या कहा कि दोस्तों मैंने एक अंगूर की बेल को हमारे जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ के पास उगते हुए देखा है। इट नीड्स टू बी अपरूटेड। दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये पैसिव का वाक्य है जहाँ पर नीड्स टू बी का इस्तेमाल किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इट नीड्स टू बी अपरूटेड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसे उखाड़े जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज मतलब कि वरना, समडे किसी दिन, द वाइन विल क्रीप अराउंड। दोस्तों क्रीप का मतलब होता है क्रीप का मतलब होता है रेंग कर चलना। तो क्या अर्थ हुआ, अदरवाइज वरना, समडे किसी दिन, द वाइन, जो वाइन है मतलब ये जो बेल है, विल क्रीप वो चली आएगी, क्रीप का मतलब रेंगती हुई चली आएगी, अराउंड द ट्रंक, इस तने के पास, एंड रीच द ब्रांचेस, और वो पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, रीच द ब्रांचेस, टहनियों तक पहुंच जाएगी, शाखाओं तक, ऑफ द ट्री, और वो पेड़ की शाखाओं तक पहुंच जाएगी। देन फिर सम स्नैक, स्नैक मतलब सांप, फिर कोई सांप, और हंटर या शिकारी, कैन ईजिली क्लाइंब अप, कैन मतलब क्लाइंब मतलब चढ़ना, कैन ईजिली मतलब आराम से। तो उसने क्या कहा कि फिर कोई सांप या फिर कोई शिकारी कैन ईजिली क्लाइंब अप, वो आसानी से चढ़ सकता है द ट्री, पेड़ पर, एंड कैच अस, और वो हमें पकड़ सकता है, एंड आर यंग वंस, और हमारे बच्चों को। वी नीड टू डिस्ट्रॉय इट एट वंस। दोस्तों डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ का नाश कर देना, उसको विनाश कर देना, उसे डिस्ट्रॉय कहा जाता है, और एट वंस मतलब तुरंत। तो उसने क्या कहा, वी नीड, और दोस्तों वी का मतलब हम या हम लोग, और नीड यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता होना। वी नीड टू डिस्ट्रॉय इट एट वंस, हमें इसे तुरंत नष्ट करने की ज़रूरत है। आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, एंड कैन नॉट पुल इट, और इसे नहीं खींच सकता। पुल मतलब खींचना। तो उसने क्या कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और इसे नहीं खींच सकता। प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट, कृपया इसके बारे में कुछ करिए। आगे देखिए, आ स्वान सैड, एक स्वान जो हंस था उसने कहा, देयर इज़ नो नीड टू गेट स्केयर्ड ऑफ दिस स्मॉल वाइन, नो वन कैन हार्म अस। तो उसने क्या कहा, एक जो स्वान था, जो हंस था, उसने क्या कहा, देयर इज़ नो नीड टू गेट स्केयर्ड। गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, घबराना, तो उसे गेट स्केयर्ड कहा जाता है। स्केयर्ड यहाँ एडजेक्टिव है और इसको वर्ब बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया गया। तो एक हंस ने क्या कहा कि डरने की, भयभीत होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑफ दिस स्मॉल वाइन, मतलब इस छोटी बेल से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने क्या जवाब दिया, एक हंस ने क्या कहा कि इस छोटी बेल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो वन कैन हार्म अस, कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। चलिए आगे देखिए, अनादर स्वान सैड, अनादर मतलब दूसरा, दूसरे हंस ने कहा, यस हाँ, देयर इज़ नथिंग टू वरी, हाँ देयर इज़ नथिंग टू वरी मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। वाई टू फियर, क्यों डरें, अ वाइन, एक बेल से, विच हैज़ नॉट ग्रोन येट, जो अभी तक उगी भी नहीं है, येट मतलब अब तक। तो उसने जो दूसरा स्वान था उसने क्या कहा कि डरने की क्या ज़रूरत है, और ऐसी बेल से क्यों डरना कि जो अब तक उगी नहीं है। द स्वान्स पेड नो हीड, दोस्तों पे हीड का अर्थ होता है ध्यान देना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो PAY, पे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म है पेड। तो क्या अर्थ हुआ, द स्वान्स पेड नो हीड मतलब हंसों ने कोई ध्यान नहीं दिया। टू द ओल्ड स्वान्स वार्निंग मतलब उस बूढ़े हंस की जो वार्निंग थी, जो उसकी चेतावनियाँ थी, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़कर चले गए। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में वो उड़कर चले गए। चलिए आगे देखिए,
द ओल्ड स्वान वेंट टू लिव ऑन अ नियर बाय ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़कर वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप किसी वर्ब वाक्य में दो वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी अगली वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड स्वान मतलब जो बूढ़ा स्वान था, वेंट वो चला गया, टू लिव रहने के लिए, ऑन ए नियर बाय ट्री एक नज़दीकी पेड़ पर वो रहने के लिए चला गया। मैनी मंथ्स पास्ट बाय, पास बाय का मतलब गुजरना, मैनी मंथ्स पास्ट बाय मतलब कई महीने गुजर गए। द वाइन ग्रू लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ये जो वाइन था मतलब जो अंगूर की बेल थी, ग्रू लॉन्ग वो लंबी हो गई, एंड स्ट्रॉन्ग और वो मजबूत हो गई। चलिए आगे देखिए। इट वॉज रैप्ड अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री, रैप का मतलब होता है लिपट जाना, और वो लिपट गई, कहाँ लिपट गई, अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री मतलब जो पेड़ का तना था उसके वो आसपास लिपट गई। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, अ बर्ड कैचर केम दैट डे, बर्ड कैचर का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाला, जिसे बहेलिया कहते हैं हिंदी में, उसे बर्ड कैचर कहा जाता है इंग्लिश में। एक दिन, अ बर्ड कैचर एक पक्षी पकड़ने वाला, केम दैट डे मतलब उस दिन एक पक्षी पकड़ने वाला आया। ही स्पॉटेड द नेस्ट ऑफ द स्वान्स, दोस्तों स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को देख लेना, सेकंड में स्पॉटेड, उसने ये जो नेस्ट थे मतलब कि हंसों के जो नेस्ट थे, घोंसले तो उनको उसने देख लिया। बट देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल स्वान, लेकिन वहाँ पर कोई एक भी स्वान मतलब एक भी हंस नहीं था। ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर एक भी हंस नहीं था। प्रिज्यूमिंग दैट दे हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड, द बर्ड कैचर easily climbed up the tree with the help of the vine। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। प्रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का मान लेना, किसी चीज़ पर विश्वास कर लेना। प्रिज्यूम मतलब होता है किसी भी बात को मान लेना, उसे प्रिज्यूम कर कहना कहते हैं। तो प्रिज्यूमिंग इस बात को मानते हुए कि दे हैड गॉन कि वो गए हुए हैं, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। द बर्ड कैचर इजिली क्लाइम्ड अप, जो बर्ड कैचर था पक्षी पकड़ने वाला था वो आराम से ऊपर चढ़ गया, द ट्री पेड़ के ऊपर चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ द वाइन मतलब उस बेल के सहारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आगे देखिए। देन फिर ही स्प्रेड हिज नेट, फिर उसने अपना जाल फैला दिया। स्प्रेड मतलब फैलाना, उसने अपना जो नेट था, नेट मतलब जाल, अपने जाल को फैला दिया। देयर वहाँ, एंड केम डाउन और वो नीचे आ गया। आगे देखिए। लेट इन द इवनिंग मतलब देर शाम, व्हेन द स्वान्स रिटर्न्ड टू देयर नेस्ट, जब वो स्वान्स मतलब जो हंस थे वो वापस लौटे टू देयर नेस्ट अपने घोंसलों की तरफ। दे कुड नॉट सी द नेट स्प्रेड देयर, और दोस्तों यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई जैसे शब्द आएंगे तो कुड का यूज़ किया जाता है। यदि नेगेटिव होगा तो कुड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, दे कुड नॉट सी द नेट स्प्रेड देयर, वो वहाँ पर जो बिछा हुआ जाल था वो उसको नहीं देख सके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो देर शाम वापस आए, वो देर शाम को जब वो वापस अपने घरों को अपने घोंसलों को लौटे, दे कुड नॉट सी द नेट स्प्रेड देयर, वो वहाँ पर बिछे हुए जाल को नहीं देख पाए। ऑल द स्वान्स गॉट ट्रैप्ड इन द नेट, दोस्तों गेट ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाइए, गॉट ट्रैप्ड इन द नेट, नेट मतलब जाल। तो क्या अर्थ हुआ, ऑल द स्वान्स मतलब कि सारे हंस, गॉट ट्रैप्ड इन द नेट मतलब सारे हंस जाल में फंस गए। दे शाउटेड फॉर हेल्प, दोस्तों शाउट का अर्थ होता है चिल्लाना, SHOUT, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य इसलिए सेकंड फॉर्म लगाएगी शाउटेड। दे शाउटेड फॉर हेल्प मतलब उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया। द ओल्ड स्वान, बूढ़ा स्वान मतलब कि जो बूढ़ा हंस था, हु वॉज टेकिंग रेस्ट एट दैट टाइम, हर्ड द प्लीज ऑफ हिज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, हु यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए इस हु का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब रहा था, रही थी जैसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड स्वान मतलब कि बूढ़ा हंस, हु वॉज टेकिंग रेस्ट एट द टाइम जो उस समय आराम कर रहा था, हर्ड द प्लीज, प्ली का मतलब होता है किसी भी तरह की अर्जियां,
यह कह सकते हैं निवेदन, उन्हें प्ली कहा जाता है, और हियर का मतलब सुनना, और ये सेकंड में हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि वो जो बूढ़ा जो स्वान था जो उस समय आराम कर रहा था, हर्ड द प्लीज ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों की ये जो मतलब कि एक तरह से जो उनके निवेदन थे, जो उनकी पुकार थी, उसको उसने सुना। ही वेंट टू देयर रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाना, ही वेंट टू देयर रेस्क्यू, वो उनके बचाव के लिए गया। द स्वान्स आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, जो स्वान थे आस्क हिम, उस जो आस्क का मतलब किसी से कुछ कहना, जो हंस थे उन्होंने उसको मदद के लिए कहा। दे वर रिपेंटिंग फॉर नॉट लिसनिंग टू हिम, रिपेंट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, रिपेंट का अर्थ होता है पछताना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है तो वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। दे वर रिपेंटिंग फॉर नॉट लिसनिंग टू हिम, मतलब वह पछता रहे थे, क्यों पछता रहे थे, फॉर नॉट लिसनिंग टू हिम, उसको ना सुनने के लिए, क्योंकि जब उसने बोला था बूढ़े हंस ने कि भाई यहाँ पर एक वाइन है, मतलब कि बेल है अंगूर की, आप इसे उखाड़ दो, तो उन लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, नहीं सुना, इग्नोर किया, और यही कारण थे कि वो पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। द ओल्ड स्वान वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो बूढ़ा हंस था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही टोल्ड द स्वान्स अवे, उसने स्वान्स को मतलब कि हंसों को एक रास्ता बताया, टू एस्केप, बचने का, फ्रॉम द बर्ड कैचर्स हैंड्स, उसने पक्षी पकड़ने वालों के हाथों से बचने का उनको एक रास्ता बताया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, when the bird catcher brought down the net from the tree top। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। BRING ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, BROUGHT, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, सेकंड फॉर्म में ब्रॉट डाउन। तो क्या अर्थ हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, when जब, द बर्ड कैचर मतलब कि पक्षी पकड़ने वाले ने, ब्रॉट डाउन द नेट, उस नेट मतलब जाल को जब वो नीचे लाया, फ्रॉम द ट्री टॉप, पेड़ मतलब पेड़, फ्रॉम द ट्री टॉप मतलब ऊंचे पेड़ से जब उसे वो नीचे लाया, ही सॉ उसने देखा, दैट की ऑल द स्वान्स जो सारे स्वान्स थे, हंस थे, वर डेड वो मरे हुए थे। इन रियलिटी मतलब कि वास्तविकता में, असलियत में, दे वर ऑल अलाइव मतलब कि वास्तविकता में, वास्तव में, दे वर ऑल अलाइव। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ALIV, अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जीवित होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं कि जब उसने उसको नीचे उतारा जाल को पेड़ के ट्री टॉप से मतलब ऊंचाई से, ही सो उसने देखा, दैट ऑल द स्वान्स वर डेड कि जो सारे हंस हैं वो मर चुके हैं, मरे हुए हैं। इन रियलिटी मतलब वास्तव में, दे वर ऑल अलाइव वो सभी जिंदा थे, जीवित थे। एंड वर जस्ट प्रिटेंडिंग, और दोस्तों प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, नाटक करना। एंड वर जस्ट प्रिटेंडिंग, और वो सिर्फ नाटक कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। द बर्ड कैचर टुक ऑफ द नेट, टेक ऑफ मतलब उतारना, सेगमेंट टुक ऑफ जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, टुक ऑफ द नेट उसने उस नेट को, जाल को उतार दिया। फ्रॉम ईच स्वान्स क्लॉज, क्लॉ का मतलब पंजा, और ये क्लॉज है पंजे, तो इसे भी आप नोट कर लियो। दोस्तों यहाँ पर है स्वान के बाद एपिस्ट्रोफी एस, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो स्वान्स क्लॉज हो गया, हंसों के पंजे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द बर्ड कैचर टुक ऑफ द नेट फ्रॉम ईच स्वान्स क्लोज मतलब कि पक्षी पकड़ने वाले ने जो जाल था उसको निकाल दिया प्रत्येक हंस के पंजों से उसने उस जाल को निकाल दिया। एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही द लास्ट वन वॉज फ्रीड, जैसे ही जो आखिरी वाला था वॉज फ्रीड उसको आज़ाद किया गया। ऑल द स्वान्स फ्लू अवे, जो सारे स्वान थे, जो हंस थे, फ्लू अवे वो उड़कर चले गए। दे वेंट टू द ओल्ड स्वान, दे वेंट टू द ओल्ड स्वान, वो उस बूढ़े स्वान के पास, बूढ़े हंस के पास चले गए। एंड प्रॉमिस्ड, और उन्होंने वादा किया, टू लिसन टू हिज एडवाइस इन फ्यूचर, और उन्होंने उसकी एडवाइस मतलब सलाह को, भविष्य में उसकी सलाह को सुनने का उन्होंने उससे वादा किया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का मोरल क्या है, वी शुड नॉट इग्नोर आर एल्डर्स एडवाइस। दोस्तों यहाँ जो वाक्य है यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाना चाहते हैं कि वाक्य में किसी भी तरह की सलाह दी जा रही है तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। और यदि वर्तमान में हम ऐसा वाक्य बनाते हैं तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और यदि ये
पास्ट में होगा भूतकाल में तो शुड के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। तो मोरल क्या है इस कहानी का, वी शुड नॉट इग्नोर आर एल्डर्स एडवाइस। मतलब क्या हुआ कि हमें एल्डर्स एडवाइस मतलब अपने से बड़ों की जो सलाह है उसको अनदेखा, उसको इग्नोर मतलब उसको अनदेखा या कह सकते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी अच्छी सी कहानी थी, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों आज एक मैंने कमेंट देखा उस पिछले जो वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर आपके वीडियो में लाइक बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूला करें उसके, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो और भी लोग इसको देखते हैं और वो भी इसे लाइक करते हैं। तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप चाहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।